हाँ जी, अब अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता है मैंने शायद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे यूट्यूब का लिंक भी भेज दिया है। मैं दोनों पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ, उस पे भी इस पे भी देखते हैं। आप जिस पे अटेंड करना चाहें कीजिए। जूम पे रहेंगे तो मुझसे बात कर पाएंगे। इस तरह से है। ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था, जो कल हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। देखो, आज ये मेंढक क्यों आ रहे हैं यहाँ पे हमारे कमरे में। आज हमने हेडिंग में डाला होगा कि हम पढ़ने वाले हैं रेन प्रॉब्लम्स, है ना। तो पूरी तैयारी है अपनी रेन प्रॉब्लम्स। बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन छाता है यहाँ पे। इसी से हम समझेंगे। बारिश तो नहीं आई, मेंढक आ गए और मेरी चप्पल पे ही चढ़ गए यार। पूरी तैयारी है नोट। चलो ठीक है भाई, चला जाएगा ये बार। अपने करते हैं क्लास स्टार्ट अभी आगे। देखो, रेन प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले मैं एक बार 1D मोशन में रिलेटिव मोशन दिखाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। 1D रिलेटिव मोशन। 1D रिलेटिव मोशन पे मैं एक सवाल ले रहा हूं। एक एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। और इसकी फ्लोर से और सीलिंग तक की डिस्टेंस, फ्लोर नीचे सीलिंग ऊपर, छत तक की डिस्टेंस है 2.7 मीटर, ये दिया गया है। और ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड से। ये स्टार्ट हुआ है ऊपर की तरफ जाना विद इनिशियल स्पीड 0। 0 स्पीड से इस एलिवेटर ने चलना स्टार्ट किया। और इस एलिवेटर में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एलिवेटर में 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। क्या ये यहां तक की बात समझ आ गई है? ठीक है। इसके छत पे ना एक लूज सा बोल्ट है। बोल्ट मतलब जिसको आप बुल्ट बुल्ट बोल देते हो। कोई पेच सा लगा होगा ऊपर। ठीक है। दिस इज अ लूज बोल्ट एट द सीलिंग। कि अगर झटका उटका लगे तो ये गिर सकता है। इस तरह का है, एक लूज बोल्ट है इसकी सीलिंग पे। और चलने के 2 सेकंड बाद ये अलग हो जाता है यहाँ से। क्योंकि 2 सेकंड में कुछ स्पीड बढ़ेगी एलिवेटर की। 2 सेकंड में एलिवेटर की कुछ तो स्पीड बढ़ेगी ऊपर जाने पे। तो चलने के 2 सेकंड बाद ये अलग हो जाता है यहाँ से। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बोल्ट डिटैचेज इटसेल्फ, अलग कर लेता अपने आप को आफ्टर 2 सेकंड। चलने के 2 सेकंड बाद ये बोल्ट अपने आप को अलग कर लेता है यहाँ से। इस तरह का काम है। ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है? फाइंड फर्स्ट फ्री फॉल टाइम ऑफ बोल्ट। कितनी देर वो अंडर ग्रेविटी चला है। एक तो आपको निकालना है फ्री फॉल टाइम ऑफ बोल्ट। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बोल्ट इस फ्री फॉल में। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर मेरा अंदर बैठा है, जो ये सब देख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बताना, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आपको बताना है। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल टाइम, ड्यूरिंग फ्री फॉल टाइम विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। मतलब एलिवेटर के अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा दिया तो उसके रेस्पेक्ट में क्या कुछ होगा, ये आपको बताना है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? रानी कह रही वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। भाई बाकी बच्चे बताओ, वो आवाज सुनाई दे रही है? यूट्यूब पे नहीं चली है? एक सेकंड रुको, देखता हूं मैं वहां पे।
यार ये मुझे तो दिखा रहा है यू आर लाइव, और यहाँ पे भी बच्चे हैं, और यहाँ तो इस पे लाइव नहीं आ रहा है अभी। सर हो यूट्यूब पे भी लाइव। ठीक है, मुझे तो मेरे कंप्यूटर में दिखा रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव दिखा रहा है। आप ना, सर जो एक फोन से जो वो यूट्यूब पे दोनों को साथ में चलेगी ना। हाँ तो एक फ़ोन से तो नहीं चलेंगी, आपको जहाँ अच्छा लगे ना आप वहाँ अटेंड कर लीजिए ध्यान से, अब मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, आ, सवाल पे ध्यान देते हैं हम। मैं तो बस ये पूछ रहा था, अभी रानी का मैसेज आया कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ सुनाई दे रही है शायद मेरी आपको सही सही। देखिए, ये 1D रिलेटिव मोशन है, मतलब ऑब्जर्वर भी चल रहा है, एलिवेटर के अंदर बैठा ऑब्जर्वर भी चल रहा है, बोल्ट भी चल रहा है, और दोनों एक ही लाइन के अलोंग चल रहे हैं, तो दिस इज 1D रिलेटिव मोशन। ठीक है, और इसमें बोला है कि 2 सेकंड बाद बोल्ट अलग हो जाता है यहाँ से, इस एलिवेटर के स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद। आपको ये बताना है कितनी देर बाद तो बोल्ट जमीन पे, एलिवेटर के जमीन पे गिरेगा, फ्लोर पे गिरेगा, कितना उस दौरान इसका डिस्टेंस रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। ऑब्जर्वर अंदर बैठा है, बाहर नहीं है, ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन लिख लिया है क्या आप लोगों ने? नहीं लिखा है तो क्वेश्चन नोट कीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। और जूम पे कोई मैसेज मत करना, बोलना कुछ भी पूछना है बोलना, मैंने वो स्क्रीन पे लगा नहीं रखा अभी जूम, आप बोलना जो भी कुछ पूछना है। हाँ भाई चलो, तो क्वेश्चन लिख के अब निकालो आप, फ्री फॉल टाइम। पहले आप ट्राई कीजिए 2 मिनट कैसे निकालेंगे। फ्री फॉल टाइम निकालिए इसका। अच्छा मुझे बताओ, सवाल लिख लिया हो तो मैं अगले पेज पे चलूं। चलें आगे बढ़े, देखते हैं अब कैसे होगा। सबसे पहले हम एलिवेटर की सिचुएशन जानते हैं, एलिवेटर का क्या हाल है। तो एलिवेटर का ये हाल है, टी बराबर 0 पे एलिवेटर यहां से स्टार्ट हुआ, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एलिवेटर चलता है, तो 2 सेकंड में एलिवेटर कुछ ऊपर आ चुका होगा। 2 सेकंड में एलिवेटर का बेस कुछ ऊपर जा चुका होगा, एंड एस एलिवेटर आप लगा सकते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो 0 × 2। एक्सेलरेशन क्या 1.2 था क्या एलिवेटर का? एक्सेलरेशन 1.2, और टाइम है 2 का स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस एलिवेटर चल चुका है, 2 से एक 2 गया, वो कितना आया? 2.4 मीटर, यानी कि एलिवेटर का बेस 2.4 मीटर ऊपर जा चुका है। ये इतने काम का नहीं है मेरे लिए, ये तो हमने निकाल लिया। वैसे ही हमारे लिए जो काम आनी है बात, वो आनी है कि एलिवेटर की स्पीड क्या होगी। हमारे लिए जो बात काम आनी है वो है एलिवेटर की स्पीड क्या होगी। तो मैंने माना कि इस समय एलिवेटर कोई वी स्पीड गेन कर चुका है, वी एलिवेटर। तो अगर आपको वी एलिवेटर निकालना है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एलिवेटर चल रहा है, तो वी एलिवेटर होगा u प्लस ए टी। आपने फिर से लगाया 0 प्लस ए, आपका 1.2 × 2, यानी कि एलिवेटर की स्पीड आ गई 2.4 मीटर पर सेकेंड। एक बार आप ये बताओ, क्या यहां तक की दो बातें, अभी मैंने बोल्ट के बारे में कुछ नहीं जाना है, केवल एलिवेटर को देखा है। एलिवेटर ही हमारा ऑब्जर्वर है, क्योंकि ऑब्जर्वर वो जो बैठाया था वो अंदर ही बैठा है। तो हमें ये पता लग गया, जिस वक्त वो ऑब्जर्व करने लगेगा, जिस वक्त वो जो हमारा ऑब्जर्वर है जो यहाँ बैठा है, जैसे ही बोल्ट अलग होगा, उस समय ऑब्जर्वर की स्पीड ऊपर की तरफ है 2.4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है। ये इतने डॉट्स कहाँ से आ गए इसमें? मक्खी वक्खी है क्या? जैसे ही
देखो, जिस समय इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस वक्त ऑब्जर्वर की जो स्पीड थी वो ऊपर की तरफ थी 2.4 मीटर पर सेकेंड, और उस वक्त ऑब्जर्वर की जो एक्सेलरेशन थी वो लिफ्ट वाली थी 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा बन गया ऑब्जर्वर। यहां तक क्लियर है? अब बोल्ट इस वक्त अलग हुआ है। बोल्ट की स्पीड क्या होगी? बोल्ट जुड़ा था लिफ्ट की छत से। हमने कभी 1D मोशन में पढ़ा होगा कि जब वहां से कोई चीज अलग होती है तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो लिफ्ट की है। जैसे हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जो मेरे हाथ की होती है। तो अगर मैं यहां से किसी चीज को ड्रॉप कर रहा हूँ, लिफ्ट के छत से बॉल ड्रॉप हुआ है, तो उसकी स्पीड वही होगी जो लिफ्ट की स्पीड है। लिफ्ट की स्पीड एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग कितना है? 2.4। यानी कि ये जो एलिवेटर स्टार्ट होगा, सॉरी बोल्ट स्टार्ट होगा, ये ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा कितनी स्पीड से? 2.4 मीटर पर सेकंड से। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए, ड्रॉप होने के बाद इस बोल्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? ड्रॉप होने के बाद इस बोल्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? जूम पे जो क्लास ले रहे हैं बोल दो भाई। जी, हाँ, ओनली जी। अब 1.2 से कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो रिलेटिव मोशन में कैसे घुसना है। पहले तो ये तो नॉर्मल मोशन हुआ, ये मेरा ऑब्जर्वर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे रिलेटिव मोशन में कैसे घुसना है? हमने फिजिकल मीनिंग बताया था कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले आओ, ये होता है रिलेटिव मोशन। अब अगर मैं ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना चाहूं तो ऑब्जर्वर में इस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2.4। तो नीचे ऐड कर दो 2.4 अपोजिट डायरेक्शन में, इससे ऑब्जर्वर की इनिशियल वेलोसिटी खत्म। पर जो इसमें किया वो उसमें भी करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 2.4 ऐड किया तो इसमें भी 2.4 ऐड होगा, तो ये भी खत्म। अगर उसमें 2.4 ऐड हुआ तो उसमें भी 2.4 ऐड होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। समझ आ गया है? लेकिन अभी ऑब्जर्वर रुका नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वर में क्या है? एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी खत्म करो। एक्सेलरेशन को खत्म करने के लिए ऑब्जर्वर में नीचे एक्सेलरेशन ऐड की आपने कितनी? 1.2। इसमें ऐड की तो इसमें भी नीचे ऐड होगी कितनी? 1.2। अब ऑब्जर्वर रुक गया मेरा, क्यों? ना तो ऑब्जर्वर में वेलोसिटी है ना ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन है। तो अब अभी तक ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखे थे, जो येलो कलर में दिखा रखे थे, ये वैल्यूज थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जो मैं नई वैल्यू बनाऊंगा वो बनेंगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कैसे बनेंगी वो सुने। मेरी जो नई वैल्यूज बनेंगी वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बनेंगी। कैसे बनेंगी? देखो, मेरा जो ऑब्जर्वर है वो परमानेंट किस पे आ चुका है? ऑब्जर्वर जो है वो परमानेंट किस पे आ चुका है? रेस्ट पे आ चुका है। क्लियर है? और इसके रेस्पेक्ट में अब आपको सवाल सोल्व करना है। इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूं, बोल्ट में इनिशियल स्पीड कितनी? 0। कट गया ना ये। बोल्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में? 0। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो 2.4 है, लेकिन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितनी है? 0। बोल्ट में एक्सेलरेशन कितना ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो 9.8 है, लेकिन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 9.8 प्लस 1.2 कितना आया? 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। देखो, मैं क्या कर रहा था, मैं यहां पे जो मैं वैल्यूज लिख रहा था इस डायग्राम में, हमने कोशिश की थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वैल्यूज लिखने की। फिर जब हम, किसकी आवाज आ रही है बाहर? फिर जब हम यहां लिख रहे हैं तो ये किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना? ये रिलेटिव मोशन है। इस तरह से कन्वर्ट किया। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बोल्ट की इनिशियल स्पीड है 0, बोल्ट की एक्सेलरेशन है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोल्ट को चल के कितना आना है? फ्लोर से और सीलिंग तक चल के आना है। सीलिंग से फ्लोर तक, सॉरी, सीलिंग से फ्लोर तक। तो बताओगे डिस्प्लेसमेंट कितना होना है बोल्ट का? वो दी है दूरी आपको सवाल में, 2.7। नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए
क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप ये इक्वेशन लगा दीजिए, s बराबर यू टी प्लस एस की जगह 2.7, u की जगह 0 तो ये खत्म, हाफ, a की जगह 11 और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा पूरा t स्क्वायर। तो यहां से निकाल लो आप t कितना आ रहा है। अच्छे से सोल्व करो ये सवाल अच्छे से। भाई अभी ये मैं इस पे जूम पे आया आपकी साइड, एक बच्चा लिख रहा है यूट्यूब पे क्लास नहीं आई, मुझे लग रहा है यूट्यूब पे भी आ रही है अब तो, है ना? ये नोट करो और आंसर बताओ कि क्या बना। क्या इसका आंसर 0.7 सेकंड आ रहा है क्या? देखो आप चेक करके, आ रहा है नियरली 0.7 सेकंड। ये जो आंसर आएगा ये आएगा यहाँ से सोल्व करने पे 0.7 सेकंड। तो 1D रिलेटिव मोशन किस तरह का है, कुछ समझ आ रहा है? कैसे हमने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाए, ऑब्जर्वर की इनिशियल वेलोसिटी भी खत्म की, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन भी खत्म की हमने, और तब जाके हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। शायद ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ आपको? हाँ भाई, सबको समझ आ गया ना पहला पार्ट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितना तो डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट। इसके रेस्पेक्ट में तो आसान है, अभी मैं एक पार्ट और बनाऊंगा इसमें, ये पूरा होने के बाद। पहले पहले ये दो दो पार्ट पूरे कीजिए। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में आसान है, इसके रेस्पेक्ट में तो ये दिख ही गया हमें सब कुछ, और ये डायरेक्ट आना है नीचे, तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सीधा ये कौन सा क्या लगाए हम, डायरेक्ट दिख रहा है, कितना है बताओ सेकंड पार्ट का आंसर? 2.7 मीटर। सेकंड पार्ट का अगर मैं आंसर लिखूं, सेकंड पार्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का आंसर कितना होगा, 2.7 मीटर। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो ये नीचे ही आना है और इतना ही चलना है, तभी जाके जमीन पे टकराएगा। 2.7 मीटर। क्या ये सेकंड पार्ट क्लियर हो गया हमें, है ना? या कोई डाउट किसी को सेकंड में? मनीष, आप यूट्यूब पे ले रहे हो क्या क्लास? आपका वहां पे नाम आया हुआ है मनीष, मैसेज करके बता देना मुझे यहाँ हो तो। हाँ जी, अब एक काम और करो, अलग से, चाहे तो वहां तीसरा पार्ट लिख दो, चाहे अलग से सवाल में ऐड कर दो कि रिपीट पार्ट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिपीट पार्ट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जाना है, इस पे कर रहे हो ट्राई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जिस वक्त बोल्ट अलग हुआ, यहां से देखना हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जिस वक्त बोल्ट अलग हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी ऊपर थी 2.4, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे थी कितनी, 9.8। और जो एलिवेटर है उसकी वेलोसिटी ऊपर थी 2.4, लेकिन एक्सेलरेशन भी ऊपर था कितना, 1.2।
2। तो मैं एक बार ये डायग्राम आगे लेके चलता हूं। हम कर क्या रहे हैं, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, एंड थर्ड पार्ट है रिपीट पार्ट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा पार्ट थर्ड है, रिपीट पार्ट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके लिए बड़ा ध्यान से हम चीजों को देखेंगे। ये जो एलिवेटर था, t बराबर 2 सेकंड पे इसकी स्पीड क्या थी, शायद इसकी स्पीड थी 2.4 मीटर पर सेकंड, और इस एलिवेटर की एक्सेलरेशन थी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी समय जब बोल्ट अलग हुआ है तो बोल्ट की स्पीड तो ऊपर वही है 2.4 मीटर पर सेकंड, लेकिन बोल्ट की एक्सेलरेशन नीचे है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है, ये 2 सेकंड पे ये हाल है। 0.7 सेकंड के बाद बोल्ट आके टकरा गया कहाँ, फ्लोर पे। तो 0.7 सेकंड में ये एलिवेटर कुछ ऊपर चला होगा। पहले ये पता करो कि अगले 0.7 सेकंड में एलिवेटर कितना ऊपर गया। अच्छा, ये दूरी कितनी है, ये दूरी 2.7 मीटर। अब आप ये पता करो कि अगले 0.7 सेकंड में, भाई ये तो टाइम है 2 सेकंड, और अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जब टाइम हो चुका होगा 2.7 सेकंड, जब वो बोल्ट जमीन पे टकरा गया होगा, एलिवेटर के फ्लोर पे टकरा गया होगा। अगले 0.7 में एलिवेटर कितना चला, पहले तो ये निकाल लो। तो एलिवेटर कितना चला वो तो ऐसे निकालो, S बराबर S एलिवेटर UT 2.4 इंटू 0.7। आप थोड़ी कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहें, प्लस हाफ इंटू A, एलिवेटर का A है 1.2 इंटू 0.7 का स्क्वायर। आप थोड़ी कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहें और मुझे बताएं कि एलिवेटर कितना चला है 0.7 सेकेंड में। शायद आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे निकाला, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थोड़ा अप्रोक्स कैलकुलेशंस करके आप बताइए कि कितना आ रहा है ये। बताएगा कोई, चाहे कैलकुलेटर से कर दो, कैसे करो, वैसे तो खुद ही यूं ही करनी चाहिए। भाई ये 1.974, मैं इसको 1.97 मीटर लिख रहा हूं, 1.97 मीटर। एलिवेटर इतना चला, यानी कि इससे कुछ कम, ये 2.7 है। तो मैं एलिवेटर का डायग्राम बनाऊं तो एलिवेटर कहीं यहां पहुंच गया होगा, और एलिवेटर का जो बेस है, कैलकुलेशंस गलत मत कर देना, एलिवेटर का बेस इतना चल के आ गया है इस समय एलिवेटर का बेस यहां आ चुका है। ठीक है, अब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, अब रिलेटिव मोशन नहीं, अब सिंपल मोशन लेके चल रहे हैं। पिछला था रिलेटिव मोशन, ये यहां आ गया। इस समय जो बोल्ट है वो बोल्ट टकरा गया यहां, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें। क्या ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट होगा कि नहीं, ये तो मैंने साइड में बना दिए, तो है तो वही। भाई बोल्ट इस जगह से स्टार्ट हुआ, पहले बोल्ट कुछ ऊपर गया होगा फिर कुछ नीचे आया होगा, लेकिन वो टकराया जब, तो उस वक्त ये 1.97 आ चुका था। तो आप बता दो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पूरा 2.7 है, ये 1.97 और ये S बोल्ट, तो ये आया 2.70 माइनस 1.97। 10 में 7 गए 3, 16 में 9 गए 7, 0.73 मीटर।
एक बार बताओ क्या ये पार्ट आपको समझ आ गया कि नहीं? हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट इस बार कितना है? इस बार पूरा 2.7 मीटर नहीं है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट, इस बार तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब बात आती है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बोल्ट क्या होगा, वो कैसे निकाले हम? क्योंकि बोल्ट सीधा तो आया नहीं है, बोल्ट पहले तो यहां से गया होगा कुछ ऊपर, कहीं रुका होगा, और फिर उसके बाद वो चलना स्टार्ट करेगा नीचे, और फिर वो आके टकराएगा। ऐसा ऐसा कुछ बोल्ट का मोशन हुआ होगा, ऐसा ऐसा कुछ बोल्ट का मोशन हुआ होगा, है ना? क्योंकि बोल्ट में इनिशियल स्पीड है, कितनी स्पीड है? 2.4। तो बोल्ट का रुकने का समय क्या होगा, ऊपर तक पहुंचने का क्या समय होगा? टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला कभी हमने पढ़ा है? U बाई जी। बोल्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है? 2.4। जी हम लेके चल रहे हैं 9.8, तो ये आया 2.4 अपॉन 9.8। इतने समय बाद बोल्ट रुका। इसको नियरली अगर मैं 10 मान लूं, नियरली 10 मानूं, तो ये 0.24 हो गया। 9.8 है, थोड़ा सा बड़ा कर दो कोई बात नहीं, 10 से थोड़ा कम हो गया, तो 0.25 मान लिया मैंने सेकंड। सेकंड लगभग 0.25 सेकंड के बाद बोल्ट रुका होगा, लगभग 0.25 सेकंड के बाद बोल्ट रुका होगा। और कितनी देर में आके टकराया? वो 0.7 सेकंड में टकराया था, 0.7 सेकंड में टकराया था, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था। तो 0.25 सेकंड तो ऊपर गया होगा, और नीचे आने का टाइम कितना बचा? 0.7 में से ये घटा दो, 0.45 सेकंड तक बोल्ट नीचे चला होगा। क्या ये लॉजिक, क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया है कि बोल्ट के साथ हुआ क्या है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में तो बोल्ट नीचे ही आया है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0.25 सेकंड तक बोल्ट ऊपर गया है, और फिर 0.45 सेकंड तक बोल्ट नीचे आया है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आसान था, हमने बता दिया यहां से देख के। डिस्टेंस कवर्ड में पहले ये निकालना पड़ेगा और फिर ये निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। कैसे? वही इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। और ये तो वैसे भी आसान है, अगर किसी को आप u स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो हाइट गेन होती है u²/2g। तो पहले ये निकाल लो, u कितना था इसका? 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, ये तो आएगा s1 ऊपर जाने का डिस्टेंस। और उसके बाद ये आएगा s2। s2 कैसे निकालोगे? ये तो आपका हो गया s1। s2 कैसे निकालोगे? ऊपर से गिरा है ये, तो हाफ इंटू जी इंटू टाइम जो है ना गिरने का, दैट इज 0.45 का स्क्वायर, इतना मीटर हो जाएगा s2। और अगर आप डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का आंसर हो जाना है s1 प्लस s2। मुझे बताओ क्या आपको ये पार्ट समझ आया कि नहीं आया, कि बोल्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसा मोशन कर रहा होगा, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाला और कैसे डिस्टेंस निकाला? हाँ जी बच्चों, एक बार जवाब देना। यस सर। अब आप कैलकुलेशंस अपने आप करेंगे क्लास के बाद, है ना? थोड़ी सी जगह छोड़ लो कैलकुलेशंस के लिए, और वहाँ से आप इसको कंप्लीट करना। रानी यादव, आपने बोला रिपीट कर दो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मैसेज मत करो, मैंने स्क्रीन पे जूम नहीं निकाल रखा, आप मैसेज मत करो, आप बोल दो, अब बोल दो। अब मुझे ये नहीं पता ये कब का मैसेज है। हाँ जी रानी, एक बार बोलिए रिपीट। ठीक है, मैं करता हूँ। रानी आप भी बोल रहे हो क्या रिपीट करने के लिए? ठीक है, तो बोल दिया करो, मैसेज मत किया करो, क्योंकि इस पे वो यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो स्क्रीन पे तो एक ही चलेगा मेरे पास ना। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कौन सा पार्ट रिपीट करूं? थर्ड पार्ट रिपीट करूं? ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए क्या था। जिस वक्त बोल्ट अलग हुआ है 2 सेकंड पे, उस वक्त एलिवेटर की जो स्पीड थी दैट वाज 2.4 मीटर पर सेकंड। मैं कुछ गलत लिखूं तो बता देना। और एलिवेटर में जो एक्सेलरेशन था ऊपर की तरफ था, कितना था? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अलग होते ही बोल्ट में स्पीड तो वही है, अलग होते ही 2.4 मीटर पर सेकंड,
लेकिन बोल्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे होगा, फ्री फॉल वाला। अब उसके एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये हमने पढ़ा है ना 1D मोशन के दौरान। तो अगर मैं देखूं तो एलिवेटर की तो स्पीड बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है और स्पीड वेलोसिटी भी ऊपर है, तो एलिवेटर की तो स्पीड बढ़ेगी। लेकिन बोल्ट में वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो बोल्ट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो अब एलिवेटर तो तेजी से जाएगा और बोल्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो उनके बीच का गैप बढ़ता चलेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, 0.25 सेकंड के बाद, 0.25 सेकंड के बाद एलिवेटर कहीं यहां होगा, बोल्ट कहीं यहां होगा, और इस वक्त बोल्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। ये वाला आपका टाइम था 2 सेकंड, और ये 0.254 हो गया, यानी कि 2.25 सेकंड। मैंने कैसे निकाला ये 0.25, पहले मैं ये बता दूं आपको कैसे निकाला ये 0.25, ये मैं बता रहा हूं। बोल्ट को आप देखो, बोल्ट का फ्री फॉल मोशन है u²/2g। तो बोल्ट ने जो हाइट गेन की होगी ना, यहां से लेके यहां तक बोल्ट ने जो हाइट गेन की होगी, मैक्सिमम हाइट, मैं उसको S1 बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो 1D मोशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, u²/2g। तो u का स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8, और ये मीटर। पहले तो ये बताओ बोल्ट ऊपर कितना गया, ये समझ आ गया है? ठीक है। अब बोल्ट हवा में है, बोल्ट तो गिरेगा, नीचे गिरेगा, लेकिन एलिवेटर अभी भी किधर जाएगा? ऊपर ही जाएगा, है ना। अब देखो थोड़ी देर बाद, कब, कितनी देर बाद? जब टाइम हो चुका होगा 2.7 सेकंड, क्योंकि बोल्ट कितनी देर बाद लगना था फ्लोर के, हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके, 0.7 सेकंड के बाद लगना था। फर्स्ट पार्ट में आया था ना ये आंसर। तो जब टाइम 2.7 सेकंड होगा, तब तक ये फ्लोर कुछ और ऊपर जा चुका होगा, और तब तक ये बोल्ट आके टकरा गया होगा यहां पे। तो बोल्ट यहां से और ये इतना चला है, दिस इज S2। ये बोल्ट ने दूसरी डिस्टेंस कवर की और ये S2 है। ठीक है। तो बोल्ट की जो डिस्टेंस कवर्ड है वो तो है S1 प्लस S2। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि बोल्ट की जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितनी है। इसी में दिक्कत है ना, डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो हमने निकाल लिया था। तो S2 देखो कैसे निकलेगा, S2 विल बी इक्वल टू ut0, बोल्ट की इनिशियल स्पीड यहां से यहां 0, हाफ इंटू जी 9.8 इंटू यहां से और यहां तक का टाइम गैप कितना है? ये टाइम गैप है 2.7 माइनस 2.25, दिस इज 0.45 सेकेंड, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। आप ये निकालोगे, सोल्व करोगे, ये S2 आएगा। एंड देन फाइनली जो डिस्टेंस आएगा बोल्ट का डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2। अभी मुझे जवाब देना, क्या ये थर्ड पार्ट में समझ आ गया कि नहीं, कैसे डिस्टेंस निकाला है? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो एलिवेटर कितना चला उससे हमने पहले ही निकाल दिया था, वो मैं रिपीट नहीं करूं, या वो भी रिपीट करना है डिस्प्लेसमेंट? ये देखो, डिस्प्लेसमेंट भी आप देख लो, डिस्प्लेसमेंट भी आप देख लो, कहीं कर रखा होगा हमने। ये देखो आप, डिस्प्ले, क्या कह रहे हो भाई? ध्रुव कुछ बोल रहे थे आप, पता नहीं क्या बोल रहे थे। सुनो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट तो डायरेक्ट आएगा। कैसे? कैसे निकाला हमने? ये निकाला कि बोल्ट का फ्लोर 0.7 सेकंड में कितना चल लिया। तो बोल्ट का फ्लोर पता लगा 0.7 सेकंड में 1.97 मीटर चला है। तो बोल्ट का फ्लोर यहां पहुंच गया, और वो छत से सेपरेट होके ऊपर जाके फ्लोर पे टकरा गया। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो यही है। तो ये कितना है, 2.7 में से क्या घटा दिया हमने? 1.97, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड आया है। अगर अगर एलिवेटर 2.7 से ज्यादा चल लिया होता तो फिर वो ऊपर की तरफ आ जाता डिस्प्लेसमेंट। चलें शायद हम आगे बढ़े, मतलब ऑब्जर्वर चेंज करके आपको चीजें देखनी आ गई हैं कि नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी और मूविंग एलिवेटर के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है। अब मैं चलता हूं, आज जो मेन टॉपिक जिस पे हम चल रहे थे, दैट वाज रेन प्रॉब्लम्स। बारिश की समस्याएं नहीं, हमें कोई नाले साफ नहीं करने। रेन प्रॉब्लम्स मतलब कि अगर छतरी लेके आप चलते हो
बारिश आ रही है, आपके पास छाता है, तो आप कितने एंगल पे छतरी को एडजस्ट करें कि आप गीले ना हो। इस तरह की चीजें हमें पढ़नी होंगी। स्टार्ट करें काम आगे, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो। अब आती हैं रेन प्रॉब्लम्स। रेन प्रॉब्लम्स देखते हैं किस तरह की होंगी, क्या होंगी। मनीष, मैंने आपसे पूछा था, आप यूट्यूब पे हो क्या, क्लास अटेंड कर रहे हो वहाँ, या बस एक बार नाम लिख के छोड़ा था। देखिए रेन प्रॉब्लम किस तरह की है, सुनिए। सपोज आसमान से बारिश ऐसे आने लग रही है, वर्टिकली। वर्टिकली रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, और एक आदमी है जो छतरी लेके चल रहे है, चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है आगे। तो मुझे ये बताओ, जैसे मान लो मैं एक कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ, ये छतरी है मेरे पास, है ना, मैं इसको यूं लेके चलता हूँ और बारिश बिल्कुल सीधी आ रही है, वर्टिकली बिल्कुल सीधी। मैं थोड़ी स्पीड पे चल रहा हूँ, तो क्या मैं छतरी को बिल्कुल सीधा रखूं या थोड़ा आगे की तरफ रखना पड़ता है बारिश से बचने के लिए? हवा नहीं चल रही है, नहीं, क्या कारण है इसका, थोड़ा सा आगे, क्या मतलब एक बात बताओ, आप साइकिल पे हो, एक हाथ से साइकिल चला रहे हो, एक हाथ से छतरी पकड़ रखी है आपने, रेन बिल्कुल सीधी आ रही है, कोई हवा नहीं चल रही है। आप देखोगे, आप अगर बिल्कुल सीधी छतरी रखोगे तो आप गीले होते जाओगे, आप भीगते जाओगे। आपको बचने के लिए छतरी को पक्का, थोड़ा सा नहीं, आप स्पीड बढ़ा दो अपनी साइकिल की, काफी आगे भी करना पड़ जाता है। मतलब कमाल ये होगा, सर पे छतरी नहीं है फिर भी आप गीले नहीं हो रहे हो। इसको समझाओ आप कैसे, मतलब पहले सोचो, एक मिनट, लॉजिक क्या है उसको समझो, इतनी जल्दी जवाब नहीं आने वाला है, एक मिनट सोचिए। मैं कह रहा हूं बारिश आ रही है सीधी, फिर भी ऐसा क्या हो गया कि मैं छतरी यूं करके चल रहा हूं तो मैं बच रहा हूं, और यहां, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनो, इधर सुनो, मैं समझाता हूं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सुनिए आप। आपके पास एक छतरी है और आप उसको पक्का यूं तिरछा करके चल रहे हो, ठीक है। बारिश तो बिल्कुल वर्टिकल आ रही है, बिल्कुल वर्टिकल आ रही है, इस तरह से। अच्छा, आपने इसको क्यों प्रोटेक्ट किया, इस वाली रेन से अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट किया, इससे क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? कारण क्या है कि आप रुके हुए नहीं हो, आप चल रहे हो। अगर ये छतरी ना होती ना, अगर ये छतरी ना होती और कोई इस वक्त की फोटो खींचे, ये बारिश का पानी आपके ऊपर आ ही नहीं सकता। जब तक ये पानी आएगा तब तक आप आगे निकल जाओगे। यानी कि अगर छतरी हटाओ और कोई फोटो खींच ले इस समय, ये बारिश का पानी आपको भिगो नहीं सकता। आप में भी स्पीड है, बारिश में भी स्पीड है, तो पक्की बात है कि जब बारिश आपसे टकराएगी तो ये वाली जो लाइन है वो आपको गीला करने वाली है। तो आप छतरी से इसको रोकोगे कि इसको रोकोगे? भाई मेरे ऊपर वाले को मैं छतरी से रोक रहा हूं, तो यार ये तो मेरे को गीला करती ही नहीं, मैं तो निकल लेता यहां से। असल में मैं तो किससे भीगने वाला हूं, अगले से, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा तब तक वो नीचे आ जाएगी बारिश। तो मुझे अपनी छतरी इस तरह करनी है कि उससे मैं बचूं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये रीजन क्लियर है सभी को? ठीक है, अब सुनो तो, मतलब मान लो ये कोई पिक्चर है एट एन इंस्टेंट टी नोट, ये कोई पिक्चर है किसी समय टी नोट पे, किसी समय टी नोट पे ये पिक्चर है इस तरह की। तो अगर मैं देखना चाहूं ये वाली ड्रॉप,
दिस ड्रॉप इज नॉट गोइंग टू वेट द मैन, क्योंकि आदमी आगे निकल लेगा जब तक कि ये ड्रॉप नीचे आएगी। ये वाली जो ड्रॉप है, दिस ड्रॉप विल नहीं, कैन, क्योंकि आपने छतरी लगा दी है, कैन वेट द मैन आफ्टर dt टाइम। dt का क्या मतलब है? थोड़े से टाइम के बाद ये गिला करने वाली थी। आपको इससे कोई खतरा नहीं था, आपको खतरा किससे था? इससे। तो ये छतरी ऐसे काम करती है, देखो कितनी एडवांस छतरी है। आगे आगे कितना आगे का ध्यान रखती है छतरी। आगे जो भी मेरे पे अटैक करने वाला था मैं पहले उसको खत्म कर आई, मतलब छतरी कर आई। इस तरह से जो भी आप पे अटैक करने वाला था ये छतरी उसको खत्म करती जाती है। तो इसका मतलब आपको वर्टिकल के साथ ना किसी एंगल पे छतरी आगे झुकानी पड़ी। मैंने बोल दिया कि वो एंगल है थीटा। पहली बात तो उसका लॉजिकल मीनिंग समझ आ गया होगा आपको कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। अगर आप नहीं चलते तो ठीक था, लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो आपको ऐसा करना पड़ा। तो क्या लॉजिकल मीनिंग क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात आती है कि आपको कितने एंगल पे छतरी करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ी आगे, उसका रीजन तो मैंने अभी ये ग्रीन कलर में समझा दिया है। ठीक है। अब बात यह आएगी कि ये थीटा क्या होगा, ये थीटा कैसे निकालें हम। थीटा का मतलब है एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विद द वर्टिकल। सुनो, इतना दिमाग इसके पास भी नहीं है कि इतना सोचे अरे वो गिला करेगी तो उसको रोक दे। इतना दिमाग थोड़ी रहता है, छतरी लेके चल रहे, इतना कौन सोचता है भाई। फिर भी अपने आप को छतरी यूं करके बचाता है। इसका क्या मतलब है? ये किस डायरेक्शन में छतरी को करेगा भाई? ये तो उस डायरेक्शन में छतरी को करेगा जिधर से इसको बारिश आती दिखेगी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो बारिश कैसे आ रही है? वर्टिकल। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जब आप देखोगे ना तो बारिश वर्टिकल नहीं होगी, इसको पक्का नजर आनी है कि बारिश किसी एंगल पे आ रही है। और ये कुछ नहीं करता, ये तो अपने आप को उससे बचाता है और वो बारिश से बच जाता है। मतलब रूल क्या बनेगा यहाँ पे, रूल क्या बनेगा वो सुनो। ये बना लिया है डायग्राम, ये दो बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं? ये तो काम की चीज है, इसके बिना क्या ही समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं उस थीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, थीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अम्ब्रेला किधर करे, ये स्टिक ऑफ अम्ब्रेला किस साइड में करें। अब हम थीटा निकालने की कोशिश करेंगे कि स्टिक ऑफ अम्ब्रेला किस साइड में हम करें। प्रशांत भाई समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। वैभव आप जवाब दो अब, ये थीटा कैसे निकालें हम? इतना दिमाग कैसे लगाएं कि कौन सी एंगल पे करें कि जो हमारे ऊपर आके टकरानी थी उसी से बच जाए हम। देखो मैंने अभी बताया, इस आदमी को इतना नहीं पता कि वो मुझे आके टकराएगी ये टकराएगी। ये क्या करता है, इसको तो जहां से बारिश आती दिखेगी उस एंगल पे क्या कर देगा, ये छतरी इसको दिखेगी, मतलब ये ऑब्जर्वर है, चलता हुआ ऑब्जर्वर है, तो ये रिलेटिव मोशन हो गया। तो बहुत आसान है थीटा निकालना। कैसे, ये बना लिया आपने। अब देखो रूल लिखते हैं इसका। ये कौन सा पेज आ गया बीच में, ये कुछ और आ गया। अच्छा ये इसका एक पेज वहां चला गया। ठीक है, सुनो कैसे बचेंगे वो सुनते हैं हम। इसका जो रूल बनेगा, इसका जो रूल बनेगा, मैन या वुमेन कुछ भी लिख लो आप, विल कीप द अम्ब्रेला in the direction of
relative velocity of rain in the direction of relative velocity of rain with respect to himself, मतलब man, with respect to himself मतलब man, to protect himself from wetting. कुछ दिमाग नहीं लगाता आदमी, वो तो बस ये सोचता है कि यार उसे जहां से बारिश आती दिखेगी वो छतरी उस साइड कर दे, अपने आप वो बच जाएगा। मतलब आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। लेट वीआरएम को मैं बोलता हूं, लेट वीआरएम को मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वीआरएम की जो डायरेक्शन होगी ना, उस डायरेक्शन में आपको छतरी कर लेनी है, वीआरएम की डायरेक्शन में आपको छाता कर लेना है, आप बारिश से बच जाओगे। अभी दिखाता हूं मैं इसमें क्यों आगे की। और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, वीएबी का मतलब होता है वीए माइनस वीबी, तो वीआरएम का मतलब होता है वीआर माइनस, क्यों, ऑब्जर्वर कौन है, मैन, तो मैन को रेस्ट पे लाने के लिए पीछे माइनस वीएम जुड़ेगा मैन में जुड़ेगा तो रेन में भी जुड़ेगा। समझ गए हो ना, तो ये वही वही सब बन के आना होता है। देखते हैं अब उसी डायग्राम पे फिर से चलेंगे। कौन सा डायग्राम यार, ये बीच में एक पेज स्किप हो गया, हाँ ये वाला डायग्राम, और इससे पीछे वो था क्या, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना, इसमें देखो इसको छतरी किधर करनी पड़ रही है, थोड़ी आगे, क्यों आगे करनी पड़ रही है, देख रहे हैं वी रेन किधर है, वी रेन नीचे की तरफ। अगर मैं वी रेन की बात करूं तो ये आपकी डायरेक्शन है वी रेन, खाली वी आर लिखने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी मैन किधर है, खाली वी एम लिखने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए अब इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए बारिश आ रही है इधर, दिस इज वी रेन, आदमी किधर जा रहे, आगे जा रहे, दिस इज वी मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसकी मैं बात करूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मुझे क्या चाहिए, वीआरएम, मतलब कौन है ऑब्जर्वर, किसको रोके हम, भाई आदमी को रोकना है। आदमी को रोकना है तो पीछे की तरफ माइनस वीएम वेक्टर जोड़ दें, ऐसे रुकेगा आदमी। तो इसमें जोड़ा है तो इसमें भी जुड़ेगा, इसमें जोड़ा है तो इसमें भी माइनस वीएम जुड़ेगा। अब देखो आप, ये जो चीजें थी, यहां तो डायग्राम बना था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब मैं इस डायग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो उसके लिए मैंने ये चीजें, ये जो डैश 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 दिखाई ऐड किया। ऐड करते ही जो आदमी है वो तो किस पे आ गया, एट रेस्ट। लेकिन बारिश में अब दो दो वेलोसिटी होगी, बारिश में नीचे की तरफ तो कौन सी वेलोसिटी है, वी आर, और एक और पीछे की तरफ कौन सी वेलोसिटी, पीछे की तरफ कौन सी वेलोसिटी, माइनस वी एम। ठीक है, अब जो वी आर एम बनेगा मेरा, वी आर एम मैंने वेक्टर सम किया, तो जो वी आर एम आएगा वो ये आएगा, ये दरअसल ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इस आदमी को ना, इस आदमी को बारिश यूं आती दिखेगी, यूं, इस आदमी को बारिश यूं आती दिखेगी, यूं। हालांकि बारिश आ रही थी सीधी, बारिश आ रही थी बिल्कुल सीधी, लेकिन इस आदमी को नजर आएगी ये, तो ये तो अपना बचाव करेगा जो इसको नजर आ रहा है।
तो इसको जो नजर आ रहा है ये उसके हिसाब से छतरी को सीधा कर देगा, उधर कर देगा। ये तो उस तरह से चलेगा। समझ आया क्या? तो ये जो इंसान है ये तो अपनी छतरी यहाँ यहाँ लगाएगा यहाँ। तो छतरी ने वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाया। सपोज छतरी ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है? थीटा एंगल बनाया है। तो अब मुझे थीटा निकालना है। तो भाई अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? ये आदमी है यहाँ जो हमने नहीं दिखाया है, इस तरह से। तो कैसे चल रहा है? कमाल है, बारिश यूं आ रही है, छतरी यूं करके चल रही है। थोड़ी ज़्यादा स्पीड बन गई है, पर इसको ऐसे चलना पड़ेगा। थोड़ी सी तिरछी करनी पड़ती है क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, हम नॉर्मली चलते हैं बारिश में। समझ आ गया? अब मुझे थीटा चाहिए, तो टेन थीटा कितना है इस ट्राइंगल से? टेन थीटा इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मोड ऑफ माइनस वी एम वैक्टर, और बेस होगा मोड ऑफ, अब माइनस वी एम वैक्टर का भी मोड तो वी एम ही होगा, मैग्नीट्यूड तो वही होगा, माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है, वी एम अपॉन वी आर। और थीटा आ गया आपका टेन इनवर्स ऑफ वी एम अपॉन वी आर। हाँ भाई, अब जवाब देना, क्या ये समझ आ गया है? ठीक है। शुरू में हमने दिया फिजिकल लॉजिक, फिजिकल लॉजिक की क्यों छतरी आगे करनी पड़ती है, फिर उस थीटा को निकालने का मैथमेटिकल मेथड। कुछ पीछे करना है क्या बोर्ड, या इसको ही नोट करना है? पीछे का तो लिखा हुआ है आपने सारा, इसको लिख लो आप। हो गया भाई? नोट हो गया हो तो मैं पेज आगे करूं। प्रिया जी लिख लिया है क्या? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद देखो, एक सवाल लेते हैं पहले तो इसी पे ना। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, rain is falling vertically at a speed of 3 kilometer per hour, and a man is walking horizontally, and a man is walking horizontally on a straight road. A man is walking horizontally on a straight road at a speed of 4 kilometer per hour. Find the angle made by umbrella with the vertical to protect the man from rain। एक बार इसको अप्लाई करें आप।
जिसका कोई आंसर आए, कोई डिग्री विग्री में एंगल आए, बताना। देखो बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। 53 डिग्री, ये सौरवीर बता रहे हैं 53 डिग्री आ रहा है। चेक करते हैं। वैभव का भी 53, देखते हैं भाई 53 आ रहा है। जो बारिश आ रही है वो वर्टिकली आ रही है, बिल्कुल सीधी। हवा नहीं चल रही है तो बारिश वर्टिकली आती है 3 किलोमीटर पर आवर से। और जो आदमी जा रहा है वो आगे जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। पहले आदमी को रोको भाई। आदमी को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 4 ऐड किया, वो माइनस ही है, वो नेगेटिव वेक्टर। तो इसमें भी 4 ऐड होगा, और इसमें भी अगर 4 ऐड हो गया तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो तो कुछ ऐसा आएगा। और माना मैंने कि वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो इसको ना अब बारिश, इस इंसान को बारिश ऐसे आती दिखाई देगी, ऐसे, इस तरह से। तो अगर इंसान को बारिश ऐसे आती दिखाई देगी तो ये अपने आप को बचाने के लिए जो छतरी करेगा वो इधर करेगा, इधर यूं। तो वर्टिकल के साथ आपको एंगल बताना है। वर्टिकल के साथ सपोज ये एंगल है थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। आ गया ना वही डायग्राम समझ में। और इस ट्राइंगल से टेन थीटा आ रहा है 4/3। यहां से अगर आपको ना याद हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ, लेकिन असल में ये याद होता है हमें, और कितना होता है 53 डिग्री। इसका मतलब अम्ब्रेला शुड बी केप्ट at an angle of, umbrella should be kept at an angle of 53 degree with the vertical in forward direction. 53 degree with the vertical in forward direction. आ गया समझ? आ गया समझ आपको? ठीक है। ये किसी को 53-37 में अगर डाउट हो तो एक आसान सी ट्रायंगल होती है, बाई चांस ये ट्रायंगल फिजिक्स में काम आ जाती है, मैथ्स में काम नहीं आती है। 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, और इसमें याद रखना आसान है कि 5 और 3 के बीच का एंगल जो है ना वो 53 डिग्री होता है। लेकिन 5 4 का 54 नहीं होता, फिर वो 37 डिग्री हो जाता है। अप्रोक्सीमेट है ये। तो अब अगर आप देखोगे तो 1053 है 4/3। आपको ना पता हो तो ऐसे लिख सकते हो, पता है तो आप डिग्री में जा सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। अब चलो एक और सवाल लेते हैं, इसके बाद रेन प्रॉब्लम्स पे ही हटाऊं मैं इसको। इस बार अभी तक खाली बारिश चली थी, अब की बार अगले सवाल में हवा भी चलेगी। बारिश भी चली और हवा भी चली और आदमी भी चला, तीनों चले। तो बारिश चली और हवा चली तो क्या बारिश वर्टिकल आएगी? अगर बारिश भी चल रही है, हवा भी चल रही है, तो क्या बारिश वर्टिकल आएगी या किसी एंगल पे आएगी? हाँ, तो इस बार चलाते हैं दोनों चीजें। क्वेश्चन सुनना क्या है अगला। एक आदमी रोड पे खड़ा है, यहां पे रुका हुआ है स्टैंडिंग, और इसको ना अपने आप को बचाने के लिए छतरी को ना किसी एंगल पे रखना पड़ रहा है। मतलब ये चल नहीं रहा, फिर भी इसको छतरी आगे झुकानी पड़ रही है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। इसका ये मतलब हुआ कि बारिश आ ही ऐसे रही होगी।
अगर बारिश ऐसे तिरछी आ रही है तो कोई बादल तो टेढ़ा हो नहीं गया है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, भाई बादल टेढ़े हो गए बारिश तिरछी आ रही, वो कुछ नहीं है, वो तो वर्टिकल गिरेगा और हवा चल रही होगी। इससे पता लगता है, इससे पता लगता है कि विंड इज ब्लोइंग। और मान लो इस आदमी को 30 डिग्री पे बारिश आती दिख रही है इस तरह से। अब इसका मन करता है कि भाई क्यों छतरी लेके बैठा हूं, कभी कभी तो बारिश आती जून जुलाई में, चलो थोड़ा मजे करते हैं बारिश में। और इसने क्या किया, ही थ्रोज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। इसने क्या किया, छोड़ो गीले होंगे हो जाएंगे, छतरी फेंक के और भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, he found that raindrops are now hitting him vertically। अब तो और ही काम हो गया, अभी तक तो बारिश कैसे आ रही थी, किसी एंगल पे भागना। अब पिछले सवाल में क्या हो रहा था, चलना स्टार्ट करते हैं तो बारिश एंगल पे आती थी, नहीं तो सीधी। इस सवाल में क्या हुआ, रुका हुआ है तो एंगल पे बारिश आ रही है, और चलना स्टार्ट किया तो बारिश सीधी आने लगी। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपका सवाल, दो सिचुएशन दे रखी हैं। जब ये रुका हुआ था तो इसको बारिश 30 डिग्री पे आती नजर आ रही है, जब ये 10 मीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट करता है तो बारिश सीधी हो जाती है। तो आपको बताना है कि बारिश की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है। एक बार आप बनाओ अपने सिचुएशन, ट्राई कीजिए 5 मिनट। सुमित, आप YouTube पे अटेंड कर रहे हो अभी? अभी तो नहीं तो कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, इसकी दो सिचुएशन बनानी है आपको, बनाओ पहले पहली सिचुएशन बनाओ। करें हम आगे, सवाल नहीं लिखा है तो सवाल लिख लो। ये था, फिर ये लाइन दी है क्वेश्चन में, और फिर ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अपनी पहली सिचुएशन हम बनाते हैं। देखो फर्स्ट सिचुएशन खाली ये बताती है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, उसके आने की डायरेक्शन देती है। और वो जो डायरेक्शन है वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे आ रही है रेन, 30 डिग्री पे। फर्स्ट सिचुएशन आपको केवल और केवल ये बताती है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और कुछ नहीं बता रही हमें फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में इसका पता लगा कि ये कितने एंगल पे आ रही है, और इसका मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना ही निकालना है। क्या ये बात क्लियर है? क्या जब आदमी रुका हुआ था और उसने देखा कि छतरी तिरछी करनी पड़ रही, तो मतलब बारिश आई उधर से रही, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया। सेकेंड सिचुएशन कहती है कि इसने भागना स्टार्ट किया, तो बारिश कैसे महसूस हुई इसको, सीधी।
बारिश यूं आ रही है, तिरछी तिरछी आ रही है। बताओ इसने आगे भागना स्टार्ट किया होगा या पीछे भागना स्टार्ट किया होगा? अब इस बात का भी जवाब दो। बारिश की तरफ भागना स्टार्ट किया होगा या बारिश से अपोजिट? रोड पे मैं जा रहा था तो मुझे छतरी यूं करनी पड़ रही थी। मैं जब रोड पे जा रहा हूं, सामने से बारिश आ रही है। जब हम्म, किसने कहा? तेजस ने बताया बारिश की तरफ भागना। रुको एक सेकंड। जब मैं खड़ा था रोड पे तो बारिश यूं आ रही थी, मैंने छतरी फेंक दी। अब मुझे भागना है, मैं बारिश की तरफ भागा हूं या बारिश से अपोजिट भागा हूं? ज- सोच के बताओ यार, ऐसे नहीं। देखो दोनों केस में आपको दिखाता हूं, यहाँ दोनों के दोनों केस में आपको समझाता हूं। ये तो था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ केस फर्स्ट, मैन स्टार्ट्स रनिंग, मैन स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स बारिश, मतलब रेन। पहले मैं ये केस देखता हूं। अच्छा, इस केस में आदमी आगे भागा होगा, वी मैन 10 मीटर पर सेकेंड, और बारिश आ रही थी ऐसे, बारिश ऐसे आ रही थी, दिस इज वी आर। तो आदमी को क्या महसूस होगा? उसके लिए आदमी को रोको भाई। आदमी में पीछे कितना ऐड किया आपने? 10। 10 इसमें ऐड किया तो 10 इसमें भी ऐड होगा। अब आप निकालो रिजल्टेंट, अब आप निकालो रिजल्टेंट। तो बारिश तो और भी तिरछी आनी स्टार्ट होगी। अगर ये आगे भागेगा, अगर ये आगे भागेगा तो इसको बारिश और भी तिरछी लगेगी, और भी तिरछी लगेगी, कि जैसे बारिश की बूंदें यूं आनी स्टार्ट होगी। अब अगर ये इंसान भागता है तो इसके मुंह पे टिकेंगी आके बूंद। क्या ये सिचुएशन है क्या? क्वेश्चन में क्या ये बोला है क्या कि जब ये आगे भागना स्टार्ट कर देता है तो इसके मुंह पे अटैक कर दिया बारिश ने, या बिल्कुल वर्टिकल होगी? क्या दिया है सवाल में? वर्टिकल होती है। ही फाउंड दैट रेनड्रॉप्स आर नाउ हिटिंग हिम वर्टिकली, यानी कि दिस इज नॉट द केस। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द राइट केस। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार ये सेटिस्फाई नहीं हो रही बात। तो इसका मतलब किधर भागा होगा? बारिश जिधर से आ रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन, उस तरफ गया होगा। मैन स्टार्ट रनिंग टुवार्ड्स रेन, अब अवे फ्रॉम रेन। समझ गए हो? केस सेकंड में लेता हूं। केस सेकंड, मैन स्टार्ट्स रनिंग अवे फ्रॉम रेन। इस बार क्या होगा, वो आदमी इधर भाग लिया 10 मीटर पर सेकेंड से। पहले जो बारिश आ रही थी वो यूं आ रही थी वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे, वीएम। अब आदमी अगर इधर भागा है तो उसको रोको पहले। तो उसको रोकने के लिए पीछे 10 ऐड किया, पीछे 10 तो इसमें भी ऐड होगा। हाँ, अब चांस है कि रिजल्टेंट जो बने वो वर्टिकल बन जाए। अब पूरे पूरे चांस हैं, अब पूरे पूरे चांस हैं। देखो उसको 10 को थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए, आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा डायग्राम। अब पूरे पूरे चांस हैं कि जो रिजल्टेंट बने ना वो वर्टिकल बन जाए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे बना होगा? आपने अपोजिट डायरेक्शन में 10 ऐड किया होगा और उससे ये एक पैरेललोग्राम बना होगा। ये 10 इसमें ऐड किया, 10 इसमें भी। बताओ ये परफेक्ट डायग्राम है कि नहीं इस सवाल के लिए? यानी कि दिस इज द गिवन सिचुएशन, दिस इज द गिवन सिचुएशन। दी गई सिचुएशन ये है। अब आते हैं अपने डायग्राम की तरफ।
शुरू में बारिश वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रही थी? दिस लाइन इज वर्टिकल। शुरू में बारिश वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रही थी? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे आ रही थी बारिश, है ना। अब मुझे वीएम निकालना है। बताओ भाई, इस एक डायग्राम से वीएम कैसे निकालूं मैं? वीएम यही तो निकालना है मुझे, वीएम नहीं। वीएम लिख दिया क्या मैंने गलती से? ये किसकी बारी, किसकी वेलोसिटी है ये? दिस इज नॉट वीएम, दिस इज वी रेन। तो मुझे ये वी आर निकालना है। मैंने तो आपको सिचुएशन समझाई है, मैंने आपको सिचुएशन समझाई है कि भाई ऐसे बारिश आ रही थी, आदमी रुका हुआ था, तो इसका मतलब बारिश ही इधर से आ रही है, हवा चल रही होगी। भागना स्टार्ट करता है तो मुझे नहीं दिया सवाल में बारिश की तरफ भागा है कि भाई बारिश से दूर, तो मैंने बारिश की तरफ एक बार माना, तो उसमें तो और ही गड़बड़ होगी, रेन वर्टिकल दिख ही नहीं सकती अब। फिर हमने एक और केस लिया, बारिश से दूर, इधर की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया इस आदमी ने, इधर की तरफ। तो अब ऐसा हो सकता है कि इसको बारिश वर्टिकल आती दिखे। चलो बन गया, सिचुएशन समझिए। अब बताओ इसको सोल्व कैसे करें। सिचुएशन तो हमने समझ ली, अब आप बताएं यहां से कि वी आर कैसे निकालें। ये लास्ट क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट क्लास का, इसके साथ ही क्लास फिनिश होगी। तो आप ये बताओ कि यहां से वी आर कैसे निकालें। हाँ भाई, कोई भी बच्चा जिसके भी दिमाग में आ रहा हो किस तरह से वी आर निकालें, कोई भी बच्चा। ठीक है, मैं आपका ही नाम लेने वाला था और आपने बोल ही दिया इतनी देर में। देखो, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और कुछ भी नहीं है। यहां से आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है, ये टेन तो ये भी टेन, बस थोड़ा सा टेन थीटा का गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा टेन थीटा का गड़बड़ कर दिया। मैंने ये एक ट्राइंगल उठाई, ये मेरा येलो कलर वाला डायग्राम पार्ट है वी आर, ये मेरा ये वाला पार्ट है जिसको आप कह रहे हैं टेन, और वर्टिकल के साथ ये मेरा एंगल है 30 डिग्री। क्या मैं इस ट्राइंगल को यहां से अलग बना सकता हूं? क्या इस डायग्राम से ये ट्राइंगल नजर आ गई आपको? ठीक है महिमा जी, आपने लगभग ठीक बताया, लेकिन 1030 का क्या यूज है यहाँ? 1030 नहीं, बताओ हम क्या यूज करें? साइन 30, साइन 30। तो साइन 30 डिग्री, चलो देखो अब इससे ये पता लगता है डायग्राम कितने जरूरी है इन सवालों में। आप सोचो मैं फॉर्मूला बना के काम करूँ, फॉर्मूले से क्या होने वाला भाई? कुछ नहीं होने वाला, फॉर्मूले से कुछ भी नहीं होने वाला, डायग्राम से ही होंगी चीजें। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन 30 कितना होता है? 1/2 इज 10/VR। और यहां से देखो वी रेन क्या निकल के आया, 20 मीटर पर सेकेंड। वी रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ आ गया है कि नहीं? थोड़ा सा रेन प्रॉब्लम्स का आइडिया लगा किस तरह से चीजें सोल्व करनी है? ठीक है, देखो अभी लिख लिया सभी ने। अब हमने एक बार भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात नहीं की, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, हमारे काम ही केवल डायरेक्शन डायरेक्शन आती रही। इसमें भी डायरेक्शन, पिछले सवाल में हम गए वहां भी डायरेक्शन, ये क्वेश्चन लिया था इसमें भी डायरेक्शन काम आई, यहां भी हमने थियोरेटिकली डायरेक्शन ही पढ़ी। मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, अगर इस जगह ये होगा कहीं आपकी कॉपी में, आपने नोट तो करते हो ना आप साथ साथ, धीरे धीरे तो हम चलाते ही हैं। अगर वीआरएम का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो क्या होगा? इस डायग्राम में काम तो केवल एंगल आया, लेकिन अगर मुझसे वी आर एम का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो क्या होगा? नोट्स में होगा ये पार्ट कहीं क्वेश्चन से पहले। तो इस पर्टिकुलर हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, पाइथागोरस लगा दो भाई। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री।
तो आप ना पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड वीएम है और इसका मैग्नीट्यूड वी आर है, तो अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। देखो बारिश से बचाने के लिए इस मैग्नीट्यूड का कोई काम नहीं है, हमारे काम डायरेक्शन आई। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि सवाल में वो मैग्नीट्यूड हमसे पूछ ले। क्लियर है यहां तक? देखो आज का मेरा जो टॉपिक टारगेटेड था वो था रेन प्रॉब्लम। रेन प्रॉब्लम से पहले मैं एक बार, अब 2-4 मिनट आप एकदम से ना भागना क्लास छोड़ के, मैं अटेंडेंस टाइप भी कुछ काम करेंगे। सुनो, आज का टॉपिक मेन था रेन प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले मैंने पढ़ाया 1D आरएम मतलब रिलेटिव मोशन, 1D रिलेटिव मोशन। कल की भी जो क्लास होगी रिवर प्रॉब्लम पे होगी, लेकिन शुरुआत में एक 1D रिलेटिव मोशन, वो रिवर का ही हो जाएगा, रिवर का ही 1D। रिवर में पढ़ा आपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम शायद, मुझे याद आता है मैथ्स में ऐसे सवाल आए हो कभी। हाँ, तो वो रिवर प्रॉब्लम का 1D है एंड देन रिवर प्रॉब्लम का 2D। तो कल भी इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज पहले हमने 1D देखा जो रिलेटिव मोशन में आसान था इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब देखने लगे तो इवन रिपीट भी करना पड़ा। ये S1 प्लस S2, ये बीच में एक पेज उल्टा पुल्टा हो गया है, ये रेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी, ये किसी ने बाद में बोला था रिपीट कर दो, तो मैंने वो रिपीट किया आगे चल के ना, ये था। उसके बाद हम गए रेन प्रॉब्लम्स पे, जो पेज नंबर 4 है। असल में ये हमारा हो जाएगा पेज नंबर 5 और ये हमारा हो जाएगा पेज नंबर 4, इस तरह की सीक्वेंस रहेगी। फिर हम गए रेन प्रॉब्लम्स पे। ओहो, हाँ भाग जाता भाई। हाँ, रेन प्रॉब्लम्स पे हम गए तो हमने एक ही चीज सीखी कि अगर पहली चीज, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ना वो पढ़ के चले जाते हैं वीआरएम की डायरेक्शन में छतरी करो। क्यों करो इसका रीजन नहीं मिलता। अब जब ये सवाल पूछते हैं ना कि यार बारिश आ तो ऊपर से रही है, फिर तुम छतरी तिरछी करके ऊपर वाली बारिश से कैसे बच रहे हो। एक दो बच्चों ने, चाहत ने और एक दो बच्चों ने सही जवाब भी दिया था, मैंने भी आपको समझा दिया, समझ आ गया है ये कैसे। फिर कितने एंगल पे करें, वहां तक पहुंचने के लिए आपने एक रूल बनाया, ये जनरल सा रूल था, और फिर इस रूल को समझने के लिए हमने एक दो क्वेश्चंस वगैरह लिए। तो मुझे बताओ आज का लेक्चर पूरा पूरा समझ आ गया है कि नहीं आपको? ठीक है, ठीक है। अगर किसी का कोई पार्ट मिस हुआ हो तो ये YouTube पे भी लाइव चला है, वो रिकॉर्ड भी हो जाती है क्लास। किसी का कोई पार्ट मिस हुआ हो तो वो उस पर अटेंड कर सकता है। YouTube पे इसलिए चला है, कल 12th वाले बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो जाती जूम पे, इस कारण से। चलो भाई आज की क्लास को हम ऑफ करते हैं, है ना। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस लगा दूं, बस मैं लगा दी अटेंडेंस, कोई बात नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उससे मुझे पता लग जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ आप। सब अपने नाम से जुड़े हैं ना हर एक बच्चा? पेरेंट्स के नाम की बजाय अपने नाम से जुड़े। ठीक है भाई, आप जा सकते हो, आप क्लास लीव कर सकते हो। एक मिनट मैं भी ऑफ करता हूँ धीरे धीरे चीज़ों को। दक्षिता, दक्षिता का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। योगेश,